हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका सब्जेक्ट है एडवांस्ड अकाउंटिंग बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का। एज यू ऑल नो दैट कल आपका एग्जाम है। एज हमने यूनिट बी के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। सेक्शन सी के हम कुछ क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, कुछ रहते हैं। जो रहते हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। आज की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन करना है दैट इज अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी का क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ द फॉलोइंग आइटम इन द अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। ए पार्ट माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। बी ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। सी कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। ये क्वेश्चन बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, करके ही जाना है। जितने क्वेश्चन हमने कवर कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपने गो थ्रू करके ही जाना है, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। होल्डिंग कंपनी बिल्कुल पेरेंट कंपनी की तरह ही होती है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स या फिर मेजॉरिटी शेयर्स मतलब 50% से ज्यादा एक्वायर कर लेती है ताकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर सके। जो कंपनी मेजॉरिटी शेयर होल्ड करती है उसको होल्डिंग कंपनी कहते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस द होल्डिंग कंपनी एज होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसके वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, ठीक है, और जो उनके ऊपर कंट्रोल इंजॉय करती है उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 46। होल्डिंग कंपनी क्या है? जो दूसरी कंपनी को होल्ड करती है और जिस कंपनी के शेयर एक्वायर करती है उसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। Holding company devices is the best suited for promoting the combination movement in the business. होल्डिंग कंपनी बिजनेस कॉम्बिनेशन मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए बेस्ट सूटेड होती है। सेकेंड, लेस इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्वायर द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द अनदर कंपनी। दूसरी कंपनी में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर करने के लिए कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। थर्ड इज बेनिफिट ऑफ द मोनोपोली और नियर मोनोपोली may be enjoyed by the group as whole. मोनोपोली या फिर नियर मोनोपोली के बेनिफिट पूरा ग्रुप एंजॉय कर सकता है। Next point is each company in the group has to prepare its own book of account. ग्रुप की हर कंपनी की अपनी सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करती है। Next is profitability and the financial position of each company can be easily known. हर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन इजीली पता चल जाती है। कुछ कंडीशन है फॉर द कंपनी टू बिकम सब्सिडरी कंपनी। क्या कंडीशन है? मेजॉरिटी ओनरशिप होनी चाहिए, कंट्रोल ओवर द बोर्ड, कॉमन ओनरशिप एंड लीगल डेफिनेशन। मेजॉरिटी ओनरशिप मतलब मोर देन हाफ ऑफ द शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होने चाहिए। कंट्रोल ओवर बोर्ड मीन्स 50% से ज्यादा मेंबर्स कंट्रोल करने चाहिए। थर्ड है कॉमन ओनरशिप और फोर्थ इज लीगल डेफिनेशन। ये क्या है? कंडीशंस फॉर अ कंपनी टू बिकम अ सब्सिडरी कंपनी। अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग कंपनी। सबसे पहले है अकाउंट्स में फ्रॉडुलेंट मैनिपुलेशन की पॉसिबिलिटी होती है। सेकंड इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर को ऑपरेशन का डेंजर होता है, ठीक है। और थर्ड इज सब्सिडरी कंपनी को फोर्स किया जाता है या फिर फोर्स किया जा सकता है कि वो होल्डिंग कंपनी की पसंद के डायरेक्टर या फिर ऑफिसर्स अपॉइंट करे, ठीक है। अब देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग आइटम इन द अकाउंट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। सबसे पहले है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के 100% शेयर एक्वायर कर लेती है तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी बन जाती है। लेकिन
अगर होल्डिंग कंपनी 50% से ज्यादा बट 100% से कम शेयर एक्वायर करे तो वो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता क्या है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर का कलेक्टिव इंटरेस्ट ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाता है। अगर इसका सिंपल शब्द में इसका मतलब समझें, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब क्या है? सब्सिडरी कंपनी के नेट एसेट्स में आउटसाइडर्स का क्लेम। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा? नेट एसेट इक्वल्स टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। While preparing a consolidated balance sheet, investment of the holding company is replaced by the asset and the liabilities of the subsidiary company in full, and the share of outsiders in the net asset is shown on the liability side under the head of minority interest. Consolidated balance sheet prepare करते टाइम होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है सब्सिडरी कंपनी के फुल एसेट्स और लायबिलिटी से, और आउटसाइडर्स का शेयर लायबिलिटी साइड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट हेडिंग के अंडर शो किया जाता है। अब इसे समझते हैं थ्रू एन एग्जांपल। एच लिमिटेड जो कि है होल्डिंग कंपनी एंड एस लिमिटेड जो है सब्सिडरी कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च 2020 दी हुई है। एच लिमिटेड के पास 60% शेयर्स हैं एस लिमिटेड में, रिमेनिंग 40% माइनॉरिटी शेयर होल्डर के हैं। ये 40% ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट की जाती है माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शेयर्स इन द नेट एसेट के बेसिस पर। ठीक है, अब शेयर कैपिटल दैट इज 2 लाख ऑफ एस लिमिटेड इनटू 40% दैट इज 80,000। उसमें ऐड करेंगे शेयर्स एंड रिजर्व। रिजर्व कितने हैं हमारे पास? 50,000 इंटू 40% दैट इज 20,000, प्लस कर देंगे 80,000 प्लस 20,000 दैट इज 1 लाख। उसमें से माइनस करेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि हैं 6,000 इंटू 40%। 40% 6,000 पर लगा के दैट इज 2,400। उसके बाद 1 लाख में से 2,400 माइनस करेंगे, हमारे पास मिनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आएगा? हमारे पास मिनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा 97,600। बी पार्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को गुड्स सेल करे या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को गुड्स सेल करे, ठीक है, और सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड हो लेकिन बैलेंस शीट डेट तक वो गुड्स अनसोल्ड पड़े हों, तो उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। इसका होने का रीजन क्या है? ट्रांजैक्शन किसी आउटसाइड पार्टी के साथ नहीं हुआ, इसीलिए एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को गुड्स 20,000 में सेल किया, cost of goods 16,000 and profit 25% on cost. Out of these goods, 8,000 के goods बैलेंस शीट डेट तक अनसोल्ड रहे। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट in this case will be 8,000 into 25 divided by 125। अब जो ये 125 है वो कैसे आया? 100 प्लस 25 करके 100 क्या है कॉस्ट और 25 क्या है प्रॉफिट, दैट इज 125। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 8,000 into 25 divided by 125 दैट इज 1,600 as unrealized profit. While preparing a consolidated balance sheet, stock reserve of 1,600 will be deducted from the closing stock on the asset side, and the balance of profit and loss account will be reduced by 1,600 on the liability side. 1,600 का stock reserve closing side डिडक्ट किया जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट भी उसमें 1,600 से रिड्यूस किया जाएगा। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपकी एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांच को गुड्स बेच दिए हैं, प्रॉफिट बुक्स में प्रॉफिट बुक हो गया, लेकिन गुड्स अभी कस्टमर को सेल नहीं हुए हैं, तो एक्चुअल प्रॉफिट भी रियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, C part is capital profit and revenue profit. कैपिटल प्रॉफिट एक बार होता है और जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है वो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से होता है।
कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते टाइम प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के बेसिस पर और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के बेसिस पर। कैपिटल प्रॉफिट वो गेन होता है जो कंपनी लॉन्ग टर्म एसेट सेल करके अर्न करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रॉपर्टी सेल, मशीनरी सेल और इन्वेस्टमेंट सेल करके। इसका सिंपल मतलब क्या है, जो चीज कंपनी ओन करती थी उसको हायर प्राइस पर सेल कर दिया जाए, द डिफरेंस इज कैपिटल प्रॉफिट। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वो क्या है, ये प्रॉफिट कंपनी के मेन बिजनेस ऑपरेशन से नहीं आते हैं। अब हम समझते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को कंट्रोल एक्वायर करने से पहले जो प्रॉफिट अर्न किया वो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर कैपिटल रिजर्व कैलकुलेशन में एडजस्ट किया जाता है। अब पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है, सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी एक्वायर करने के बाद जो प्रॉफिट अर्न किया उसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल समझते हैं। आपने एक बिजनेस जनवरी में परचेज किया, उस बिजनेस ने जनवरी से पहले जो प्रॉफिट अर्न किया उसे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहेंगे, और जो जनवरी के बाद जो प्रॉफिट अर्न किया उसे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है। डी पार्ट इज होली ओन्ड एंड पार्शली ओन्ड सब्सिडरीज। होली ओन्ड सब्सिडरीज कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें सारे शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं, और पार्शली ओन्ड सब्सिडरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें मेजॉरिटी शेयर्स 50% से ज्यादा होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं। ठीक है। इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब है होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी की बैलेंस शीट को कंबाइन करके ताकि फाइनेंशियल पोजीशन एक सिंगल एंटिटी की तरह प्रेजेंट हो सके। कैपिटल प्रॉफिट कंपनी की फाइनेंसेस को बिग बूस्ट दे सकता है, और लेकिन ये रेगुलर इनकम नहीं होता है। और जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, रेवेन्यू प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है। कंपनी की डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से जनरेट होते हैं, और जैसे कि फॉर एग्जांपल पिज्जा शॉप पिज्जा सेल करके प्रॉफिट कमा रहा है, कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्निंग हो रही है। In India, the law does not compel a holding company to prepare a consolidated balance sheet. It is the only for convenience of the shareholder that this statement is prepared. इंडिया में लॉ होल्डिंग कंपनी को कंपेल नहीं करता है कि वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करे। ये मेनली शेयर होल्डर की कन्वीनियंस के लिए प्रिपेयर की जाती है। वाई शेयर होल्डर्स नीड इट? होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स ये जानना चाहते हैं कि सब्सिडरी कंपनी की कंडीशन क्या है, उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हुआ है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में होल्डिंग कंपनी की इन्वेस्टमेंट को रिप्लेस कर दिया जाता है सब्सिडरी कंपनीज के एसेट और लायबिलिटी से। अब इसके स्टेप्स क्या हैं टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के सारे एसेट्स और लायबिलिटीज कंबाइन करो। स्टेप नंबर 2, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 3, कॉस्ट कंट्रोल या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करो। स्टेप नंबर 4, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में डिस्टिंग्विश करो कि कैपिटल प्रॉफिट कौन सा है और रेवेन्यू प्रॉफिट कौन सा है, उनको अलग अलग कर दो। स्टेप नंबर 5, कॉमन ट्रांजैक्शन एलिमिनेट करो। नंबर 6, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करो। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, रेवेन्यू प्रॉफिट रेगुलरली जनरेट होता है और कंपनी की मेन इनकम सोर्स होते हैं। एक फाइनल रिवीजन करते हैं। कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं, जो एसेट सेल करने से होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, रियली होते हैं। और रेवेन्यू प्रॉफिट कौन से होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने से जो होते हैं, रेगुलर होते हैं और डेली बिजनेस एक्टिविटीज का रिजल्ट होते हैं।
इन समरी कैपिटल प्रॉफिट एसेट सेल करने से आता है, जबकि जो रेवेन्यू प्रॉफिट गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने से आता है। दोनों कंपनीज के फाइनेंशियल सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन दोनों के सोर्सेज और रोल अलग अलग हैं ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपके फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।